पेरेंटिंग जर्नी के बारे में कुछ बताइए। लाइफ में हादसा हुआ, 2006 में मेरी शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद, मतलब जान लो 4 साल के बाद, 2012 में जब वो 4 साल का था, उस वक्त तो वो ऐसा खेलते खेलते घर में मेरे पास आया और मेरे पास आके मुझे कहता है कि अब्बू आप जिस तरीके से दादा से बिहेव करते हो, मैं भी बड़ा होकर आपके तो वैसे ही बिहेव करूंगा। ये वर्ड सुनते ही मैं शॉक हो गया। बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से दूर कैसे करें? इस चैलेंज को अगर हम समझ के दूर नहीं करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है ये लॉन्ग टर्म के लिए बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर, उसके मेंटेलिटी के ऊपर, उसके पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके जो सोशल जो कल्चर है उसके जगह पे आप दूसरी चीजें अल्टरनेट दे सकते हो। तो इस चीज की वजह से बच्चे क्या होते हैं, मोबाइल की तरफ एडिक्ट ज्यादा हो रहे हैं। वो मोबाइल के लिए कि बच्चों के बिहेवियर के पीछे किसका इन्फ्लुएंस है, क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती है? कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान को 6 फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जिसे मैं कहता हूँ पेरेंटिंग का हैक। तो फिर आपको क्या लगता है, पेरेंटिंग आर्ट्स है या साइंस है? एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा आपको। जैसे कि आप कुम्हार, आपको सबको पता है, जो मटके वगैरह बनाता है, तो ये उसकी आर्ट है, राइट? तो ये साइंस भी और आर्ट भी। टैंट्रम्स करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? टैंट्रम शो करने के पीछे का मेन इमोशन होता है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बच्चों में पेशेंस कैसे डेवलप करेंगे? मैं हमेशा मेरे सेमिनार्स में, वर्कशॉप में मैं बोलते रहता हूँ कि डैड मॉडल को डेवलप करें। डैड मतलब क्या होता है? जब बच्चे गलती करते हैं तो अक्सर पेरेंट्स ना पनिशमेंट की तरफ देखते हैं। आपके बॉस ने आपको डांटा, तो ये तो सोल्यूशन नहीं है ना। हाँ। अब प्रॉब्लम क्या है, जो इशू है वो इशू के ऊपर हम काम कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम को समझ के, उसको डायग्नोस करके, वो क्यों प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। अगर वो ऑलरेडी उस फेज में जा चुका है, वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, अटेंशन की कमी की वजह से और अनफुलफिल नीड की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी नीड फुलफिल नहीं की जा रही, इसकी वजह से बच्चे टैंट्रम शो करते हैं। इफेक्टिव पेरेंटिंग के लिए कौन सी स्टाइल यूज करनी चाहिए? उन्होंने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने बताया कि 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट स्टाइल होता है, तो जो पेरेंट्स इमोशनल कनेक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? आजकल ओल्ड एज होम जो है वो कितने बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? यही रीजन है कि जब बच्चे छोटे होते तो हम उनके इमोशन को समझ नहीं पाते, और जब फिर वो बड़े हो जाते तो वो हमारे इमोशन को समझ नहीं पाते। नमस्ते दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बच्चों के बिहेवियर और पेरेंटिंग के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर ज़ैनुद्दीन शेख सर, जो एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट है एंड एक्सपीरियंस पेरेंटिंग कोच भी। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं ज़ैनुद्दीन सर के बारे में। सर ने पुणे यूनिवर्सिटी से मास्टर इन आर्ट्स में साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की है। साथ ही साथ सर सर्टिफाइड मास्टर हिप्नोटिस्ट, सर्टिफाइड REBT प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच, सर्टिफाइड ट्रेन द ट्रेनर और सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर है। ज़ैनुद्दीन सर पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं, जैसे पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग, काउंसलिंग ऑन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, adolescent counseling, counseling on study related problems, counseling on workplace problems, grief counseling और सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलिंग भी करते हैं। इनके इस कार्य को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस ने कई बार इनको सम्मानित किया है और इस फील्ड में इन्हें कई अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। वेलकम सर, तो आप हमें अपने पेरेंटिंग जर्नी के बारे में कुछ बताइए। शुरू से शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, जैसे सबके लाइफ में हादसे होते रहते, वैसे मेरे भी लाइफ में हादसा हुआ। 2006 में मेरी शादी हो गई और 2008 में जब मेरा पहला बेटा रेहान हुआ, तो कुछ दिनों के बाद, मतलब जान लो 4 साल के बाद, 2012 में जब वो 4 साल का था, उस वक्त तो वो ऐसा खेलते खेलते घर में मेरे पास आया और मेरे पास आके मुझे कहता है कि अब्बू आप जिस तरीके से दादा से बिहेव करते हो, मैं भी बड़ा होकर आपके तो वैसे ही बिहेव करूंगा। ये वर्ड सुनते ही मैं शॉक हो गया। मैं बोला मैंने ऐसे क्या गलती की कि बच्चा मुझसे ऐसे बात कर रहा है? तो फिर मैं डिस्टर्ब हो गया। घर वाले बोले यार इतना क्या डिस्टर्ब होने की जरूरत है, वो तो बच्चा नॉर्मली कहते रहते, आप इतना क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? लेकिन मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी जिसका नाम था डिस्पोजेबल प्लेट।
वो स्टोरी का इम्पैक्ट मेरे ऊपर इतना हुआ था कि वो सुनते ही वो सेम वर्ड मैं थोड़ा शॉक हो गया। वो स्टोरी कुछ शॉर्ट में ऐसी थी, एक फैमिली होती है जैसे हमारी सबकी फैमिली है, और स्वीट सी फैमिली होती है, पापा मम्मी बच्चा और दादाजी, और चारों लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। और हमको सभी को पता है कि दादा और पोते का बॉन्डिंग किस तरीके से होता है, इमोशनल कनेक्शन किस तरीके से होता है। उसी तरीके से उनका भी था, और कुछ इश्यूज़ की वजह से दादा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और उनका सीरियसनेस और बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वो और सीरियस होते हैं तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद ऐसा समझ में आता है उनको टीबी हुआ है। तो बच्चे की हाइजीनिक को देखते हुए बच्चे को दादा से थोड़ा सा अलग करते हैं, और अलग करने के बाद थोड़ा और सीरियस तबीयत हो जाती है। उसकी वजह से उनका खाने की प्लेट जो है वो भी सेपरेट की जाती है। और कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि दादाजी का बीमारी जो है और सीरियस हो जाती है और दादाजी का इंतकाल हो जाता है। घर वाले जो भी उनका एंड का प्रोसेस है वो करके घर पे आते हैं, और आने के बाद में उनके पिताजी मम्मी वो दादाजी की जो कुछ भी चीज़ें हैं, मतलब लाठी धोती या दूसरे कपड़े जो होते हैं वो उठाने लगते हैं ताकि किसी गरीब को दे सकें। और वो चीज़ करते वक्त बच्चा भी देखता है कि ये क्या कर रहे हैं, और वो बच्चा भी आता है, वो भी सारी चीज़ें समेटना शुरू करता है। और सारी चीज़ें समेटते हुए वो चीज़ों के साथ में वो डिस्पोजल प्लेट भी उठाता है। तो वो प्लेट उठाने के बाद पापा कहते हैं अरे ये तो ख़राब है, ये क्यों तो आप उठा रहे हो? तो बोलते नहीं पापा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। बोले ये इसका क्या करोगे, ये तो फेंक देनी है। बोले नहीं पापा, एक दिन मैं भी बड़ा हो जाऊँगा, मेरी भी शादी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे, आप दादाजी बनोगे, उस वक्त मैं क्या करूँगा, जब आप बीमार हो जाओगे तो मेरे बच्चे को आपसे दूर करूँगा और इसी प्लेट में खाना खिलाऊंगा। ये बात सुनते ही वो मम्मी पापा दोनों शॉक हो जाते हैं, नीचे बैठ के दोनों पैरों में सर रख के रोना शुरू करते हैं कि ऐसा हमने अनजाने में, हम नहीं चाह रहे थे कि बच्चे को कुछ गलत मैसेज दे, लेकिन बच्चे ने गलत मैसेज लिया। तो सेम चीज़ जिस तरीके से मैंने वो सुनी थी 2 दिन पहले, मेरे बच्चे ने भी उसी तरीके से बात की। तो वो सुन के मैं शॉक हो गया, और मैंने सोचा कि यार इसमें कुछ तो काम करना चाहिए। तो मैं कुछ एक्सपर्ट लोगों को मिला, तो उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, बच्चे की साइकोलॉजी को समझो, तो आपको साइकोलॉजी सीखना पड़ेगी। तो मैंने कई बुक्स पढ़ी, उसके बाद मैंने SS कॉलेज ऑफ अकॉर्डिंग में एडमिशन लिया और 2 साल की मास्टर कोर्स डिग्री हासिल की। 2 साल मैंने मेहनत करके कॉलेज के अंदर मैं टॉपर रहा, और वो नॉलेज को लेके आने के बाद मैंने वो चीज़ें मेरे घर में अप्लाई करना शुरू कर दी, मेरे बच्चों पे अप्लाई करना शुरू कर दी, और उससे मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला। फिर मैंने सोचा कि ये नॉलेज को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे मैं किसी के घर पे जाता था फंक्शन पे या किसी चीज़ के रिलेटिव के घर पे, तो उनके भी घर में मैं कुछ चीज़ें देखता था, तो मैं उनको भी बात करता था, तो उनके घर के अंदर भी अच्छे रिजल्ट आने लगे, दोस्तों को भी रिजल्ट अच्छे आने लगे। तो मैंने सोचा कि ये जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। फिर मैंने कई नेशनल इंटरनेशनल लोगों से जाकर ट्रेनिंग्स ली, काफ़ी सारा नॉलेज इकट्ठा किया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ट्रेनर हो, साइकोलॉजिकल अलग कोर्सेस हो, ये सारे चीज़ें सीखने के बाद फिर आज आपके सामने बैठा हूँ। और आज तक मैंने 100 से प्लस ज़्यादा स्कूल में हमने काम किया हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों के लाइफ में हैप्पी पेरेंटिंग एक खुशी हमने लाई है। उसके अलावा 500 से ज़्यादा लोगों को हमने 1-on-1 काउंसलिंग की हुई है, और इस तरीके से जर्नी की शुरुआत हुई और आज हम यहाँ पर हैं। ग्रेट सर, इट वॉज लवली लिसनिंग टू यू। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग थी, और हम ये चाहते हैं कि ये पॉजिटिव नॉलेज हमारे दर्शकों को भी फायदा दे। जी ज़रूर, क्यों नहीं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि बच्चों के बिहेवियर के पीछे किसका इन्फ्लुएंस है, क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है? ग्रेट क्वेश्चन, आपने बिल्कुल रूट को ही हाथ लगाया। एक्चुअली क्या होता है कि आप, मैं, हमारी ऑडियंस, बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान को 6 फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जिसे मैं कहता हूँ पेरेंटिंग का हेक्सागन। ऐसे 6 ई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हर एक इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस, इम्यूलेट, एफर्ट्स, इमोशन एंड एजुकेशन। ये 6 चीज़ें मिलकर एक हेक्सागन बनता है, और इससे इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। तो फिर जो बच्चे टैंट्रम्स करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? बच्चे जो ये टैंट्रम दिखाते हैं या फिर एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, टैंट्रम शो करने के पीछे का मेन इमोशन होता है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मैं जो बात बता रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, वो बात सुनी नहीं जा रही, ऐसा उनको फील होता है। इसकी वजह से बच्चे टैंट्रम करते हैं। रही एग्रेसिवनेस की बात, तो एग्रेसिवनेस में ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बच्चों के अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है। अगर आप आज देखोगे, आजकल के बच्चे जो है उनके अंदर पेशेंस नहीं है। हमारे वक्त में क्या था, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। अब बच्चों के पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, इसकी वजह से वो हर एक चीज़ के पीछे भागते हो, हर एक चीज़ उन्हें चाहिए।
है ना। जैसे हमारे वक्त अगर हम देखेंगे तो कार्टून चैनल था, एक ही कार्टून चैनल होता था, तो फिर हम उसे ही देखते थे। सैटरडे कोई मराठी मूवी आती थी, संडे कोई हिंदी मूवी आती थी, तो वही हमारे पास ऑप्शन था। या फिर मूवी के लिए जाना है तो हम थिएटर में जाते थे। आज का सिनेरियो क्या है, आज घर के अंदर टीवी है, 70 इंचेस टीवी है, काफ़ी सारे चैनल्स है, सभी अवेलेबल है, जब चाहे वो मन चाहे बच्चा देख रहा है, तो उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं। और हम भी एज ए पेरेंट क्या करते हैं, बच्चे की बात इमीडिएट मान लेते हैं, तो उसके वजह से बच्चे के अंदर पेशेंस डेवलप नहीं होते। हर एक चीज़ अगर उसको ईजी मिल रही है तो पेशेंस डेवलप नहीं होगा। मान लो बच्चा छोटा है, बट एक टेडी की डिमांड कर रहा है, तो हम टेडी इमीडिएट उसको दिला देते, क्योंकि कॉस्ट कितनी है, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपीज़, तो ये हम उसे ईजी से दिला देते। लेकिन अगर कल जाके वो ऑडी मांगेगा तो हम देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो जब हम हर एक चीज़ उसको दे रहे हैं तो उसके बिलीफ सिस्टम बन रही है कि भाई मैं जो मांगूंगा मुझे मिल रहा है। और जब आप रजिस्टेंस दिखाओगे, जब आप बोलोगे ये नहीं हम दे सकते, तो बच्चा टैंट्रम शो करेगा, वो एग्रेसिवनेस दिखाएगा। अब पेशेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेशेंस क्यों डेवलप होना जरूरी है? अगर पेशेंस डेवलप हो गया तो बच्चे लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करते हैं। 1970 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वेल्टर करके एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उसमें क्या किया था, उन्होंने कुछ बच्चों को रूम में अंदर रखा और रूम के अंदर उनके सामने एक चॉकलेट उनको सर्व किया जिसका नाम था मार्शमेलो, और उनको कहा कि आप अगर खाना चाहते हो तो खा सकते हो, लेकिन आप अगर चाहे तो थोड़ा वेट कर सकते हो, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, तब तक आप वेट करो, लेकिन आपको ऑप्शन ये है कि आप खाना चाहते हो तो खा सकते हो। तो बच्चे के सामने मार्शमेलो रखा हुआ है, वो रू रख के वो चले गए। उसके बाद में कैमरे से उस रूम में कैमरा लगाकर देखा गया कि बच्चा क्या कर रहा है, वो पेशेंस शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे वो ये कर रहा है। अभी बच्चे के सामने चॉकलेट है, ऑब्वियसली हम सब या फिर कोई भी बच्चा होगा तो खाने की कोशिश करेगा। तो कुछ बच्चों ने ऐसा किया कि वो इमीडिएट खा लिया, कुछ बच्चे ने 2 मिनट वेट किया, कुछ बच्चों ने 5 मिनट वेट किया, कुछ बच्चों ने 10 मिनट वेट किया, और कुछ बच्चे वो आने तक रुके। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट यहाँ से शुरू हो गया। फिर इसके बाद में 20, 25, 30 साल तक उनका ऑब्जर्वेशन किया गया कि जिन जिन बच्चों ने इमीडिएट चॉकलेट खाया था वो करियर के लेवल पे सो थे, बहुत बड़े नहीं। जो बच्चों ने 2 मिनट वेट किया वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे थे, जो बच्चों ने 5 मिनट वेट किया और उससे अच्छे लेवल पे पहुंच गए, और जो बच्चों ने 10 मिनट या फिर उससे ज़्यादा वो आने तक जिसने वेट किया वो लाइफ के हायर लेवल पे पहुंच गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि जितना पेशेंस हम रखेंगे लाइफ के अंदर, क्योंकि लाइफ में तो इंसिडेंट्स बार बार आने वाले, बार बार लालच आएगा, बहुत एक चीज़ आएगी, लेकिन उसके अंदर बच्चों को पेशेंस, अगर बच्चे रहेंगे, अपना पेशेंस मेंटेन करेंगे तो लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। इसलिए पेशेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्रेसिवनेस कम हो और बच्चे टेंट्रम भी कम शो करें। आपने बहुत अच्छी बात बताई, बट स्टिल बच्चों में पेशेंस कैसे डेवलप करेंगे? गुड क्वेश्चन। बच्चे में पेशेंस डेवलप करने के लिए मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा मेरे सेमिनार्स में, वर्कशॉप में मैं बोलते रहता हूँ कि डैड मॉडल को डेवलप करें। डैड मतलब क्या होता है? DAD, डैड। डैड मॉडल मतलब डिमांड एंड डिलीवरी मॉडल। अभी डिमांड एंड डिलीवरी क्या होती है कि बच्चे अक्सर डिमांड करते हैं, हम इमीडिएट डिलीवर कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि टेडी मांगा तो टेडी दे दिया, और ऑडी मांगा तो ऑडी नहीं मिली, राइट? तो टेंट्रम शो हो गया। उसी तरीके से जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है डे टू डे लाइफ में, हम क्या करते हैं कि मान लो बच्चे के लिए को पेंसिल की ज़रूरत है, ठीक है, बच्चा पेंसिल रिक्वायरमेंट कर रहा है, पेंसिल की बच्चे को रिक्वायरमेंट है, और हम बच्चों को लेकर गए दुकान में, लेकर गए, हमने देखा 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ की पेंसिल है, तो हम कहते हैं बार बार क्यों आना चाहिए, पेंसिल तो हमेशा लगेगी, तो हम 12 पेंसिल का सेट ले देते हैं। तो उसके पास पेंसिल बहुत अवेलेबल है। तो कई केसेस में मैंने स्कूल में जब काम किया तो ये चीज़ देखी कि बच्चे आधी पेंसिल लिखने के बाद फेंक देते, नई पेंसिल निकालते, राइट? तो होता क्या है कि जिसको अगर ज़्यादा सप्लाई मिल रहा है, जो वो डिमांड कर रहा है, उसकी जो डिमांड जो इमीडिएट फिलफुल हो रही है और ज़्यादा चीज़ अवेलेबल होने की वजह से उसको उसकी अहमियत नहीं पता चलती। और लाइफ में अगर बच्चे को अच्छे लेवल पे बढ़ना है, उसे हर एक चीज़ देनी है, लेकिन देने से पहले उसे थोड़ा पेशेंस डेवलप करने दो। मान लो आप उसको चीज़ इमीडिएट दिला सकते हो, आपके पॉकेट में पैसा भी है, लेकिन हम 4-5 दिन रुकेंगे, उसे बताएंगे भाई 2 दिन रुको, 1 दिन रुको, और उसको बाद में अगर वो चीज़ मिलेगी तो उसको उसकी अहमियत पता चलेगी। ईजी मांगा उसने और ईजी चीज़ उसे दे दी, तो वो फिर क्या करेगा? फिर अगर अभी मिल रहा है तो वो ले लेगा, लेकिन बाद में अगर नहीं मिलेगा तो टेंट्रम शो करेगा। तो इससे पेशेंस डेवलप नहीं होंगे। पेशेंस के लिए उसे थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है। जैसे मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि बच्चे ने पेशेंस रखे, खुद पे कंट्रोल किया, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल किया, ताकि वो चॉकलेट उसको डबल चॉकलेट मिले। तो इसी तरीके से हम पेशेंस को भी डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है, अगर वो ऑलरेडी उस फेज में जा चुका है, तो एज अ पेरेंट वो टैंट्रम कैसे हैंडल करे? बच्चे जो टैंट्रम शो करते हैं वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, अटेंशन की कमी की वजह से और अनफुलफिल नीड की वजह से, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी नीड फुलफिल नहीं की जा रही, इसकी वजह से बच्चे टैंट्रम शो करते हैं। अब इन्हें हैंडल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें उनको एम्पैथी शो करनी होती है। अब एम्पैथी के केसेस में क्या होता है कि एम्पैथी शो करते वक्त उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो जो फील कर रहा है एज अ पेरेंट हम भी वो फील कर रहे हैं।
तब जाके उसे ऐसा लगेगा कि हाँ, कि मेरे इमोशंस को ये समझ रहे हैं। और उसके इमोशन को समझ के अगर सही तरीके से अगर वो बिहेव करेगा, सही तरीके से इमोशन को दिखाएगा, तो उसको लाइफ में कितना आगे बढ़ सकता है, इसके लिए हमें उसको इस इमोशन को बढ़ाने की, इंकरेज करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये इस चीज़ इसके पीछे होती है। और एम्पैथी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी हम एम्पैथी शो कर रहे हैं तो उस वक्त हमें क्या करना है, हमें रिसीवर मोड में रहना है, ना कि डायरेक्शन मोड में रहना है। फॉर एग्जाम्पल कैसा, जब भी हम बच्चे से बात करते तो बच्चा तो हमसे छोटा है, हम खड़े हैं तो हम जाते हैं अथॉरिटी मोड में, तो हम जो बोलेंगे वो सुनेगा। और बच्चे के केस में क्या होता है कि बच्चा नीचे से सुन रहा है और पापा ऊपर से बात कर रहे हैं, फिर पेरेंट ऊपर से बात कर रहे हैं। और जब हम एम्पैथी शो कर रहे हैं तो हमें ऑर्डर मोड में नहीं रहना है, तो रिसीवर मोड में रहना है। तो जनरली क्या होता है, एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं, ऑर्डर मोड में रहते हैं। बच्चा हमसे छोटा है, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो ऑर्डर के तरीके से जा रहा है, और वो जो सुन रहा है वो रिसीवर के तरीके से सुन रहा है। तो ये मोड में एम्पैथी मेंटेन नहीं होती। तो हमें क्या करना है, बच्चे के लेवल को जाकर, बच्चे के इमोशंस को समझकर, उसको पास में लेकर, उसके उसने जो फीलिंग वो बता रहा है उसी तरीके से उसके साथ में बात करना है, डील करना है। छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। आपने शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है मूवी देखी होगी, उसमें एक सीन है कि उसकी जो बेटी अंजलि वो स्टेज पे जाती है, उसे 1 मिनट का टॉक देना है, जिसमें उसको लेटर में, उसे चिट्ठी में मिल रहा है कि माँ के बारे में, और उसकी माँ होती नहीं है ना। तो फिर उसी वक्त वो इमोशनल ट्रॉमा में चली जाती है। वहीं पे शाहरुख खान एम्पैथी दिखाते हुए, शो करते हुए आगे आते, स्टेज पे आते, उस बच्चे को पास में लेते और कहते कि ठीक है, हमारे पास माँ नहीं है, लेकिन हमारे पास पापा है, राइट। और उस बच्चे को बताते हुए, समझाते हुए, आप अगर वो मूवी का अगर वो क्लिप देखोगे तो लड़की ऊपर है और पापा नीचे हैं, और वो उस मोड से उसके समझा रहे हैं और उसके इमोशन को, एम्पैथी को शो करते हुए उसे पास गले में लगाते, तब उसका जो इमोशनल ट्रॉमा है, इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है वो दूर हो जाता है और हंसी खुशी दोनों भी आगे चले जाते हैं। तो मीन्स व्हाट कि हमें एम्पैथी शो करते हुए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि बच्चे मेंटली डिस्टर्ब ना हो, इमोशनली डिस्टर्ब ना हो। तो फिर सर आप हमें ये बताइए कि इफेक्टिव पेरेंटिंग के लिए कौन सी स्टाइल यूज करनी चाहिए। 1960 में डायना करके एक लेडी थी, जिन्होंने एक रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है अथॉरिटेटिव, दूसरा होता है अथॉरिटेरियन, फिर होता है परमिसिव, फिर होता है निग्लेक्टफुल। ये 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट स्टाइल होता है अथॉरिटेटिव, मतलब बच्चों को अथॉरिटी देने वाला पेरेंटिंग, जिसके अंदर बच्चों के इमोशंस को समझा जाता है, बच्चों को जो कुछ भी बिहेव कर रहा है उसके लिए बाउंड्रीज सेट की जाती है, बाउंड्रीज विथ गुड एम्पैथी, गुड इमोशंस। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बैलेंस की जाती है, उसे अथॉरिटी भी दी जाती है और साथ ही साथ उसको बाउंड्रीज भी सेट किया जाता है कि हम आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो कहाँ तक करेंगे और कहाँ तक नहीं करेंगे, ताकि बच्चे का विजन क्लियर रहे कि हमें क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। इसलिए ये पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट स्टाइल होती है। तो सर पेरेंटिंग में इमोशनल कनेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है? बच्चे की डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इमोशंस। क्योंकि कोई भी जो भी लिविंग थिंग है, फिर हम इंसान हैं, जानवर है या फिर पेड़ पौधे हैं, इन सबको इमोशंस समझ में आते हैं। इमोशन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आप कोई भी बच्चा ले लो, किसी भी कंट्री का बच्चा ले लो, उसके बाद आप स्माइल करके देखो, वो स्माइल करेगा। आप गुस्से से देखो, वो रोएगा। अभी वो तो सीखा हुआ नहीं है, कोई उसको लैंग्वेज नहीं आ रही, फिर भी वो इमोशन शो करता है, इमोशन को समझता है, राइट। उसी तरीके से आपने एक मूवी की क्लिप देखी होगी या फिर आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, जिसमें आमिर खान ने बहुत ही बेहतर एग्जांपल बताया था। उसमें उन्होंने एक सोलोमन आइलैंड के बारे में बताया, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर वो सोलोमन आइलैंड के ऊपर एक झाड़ होता है और उस झाड़ को अगर उन लोगों को काटना है या फिर उसे तोड़ना है, तो वो लोग क्या करते, उसे कट नहीं करते किसी औजार से। वो क्या करते, वो सब लोग उस आइलैंड के लोग उस पेड़ के पास जाते, तो उसे भला बुरा कहते हैं, काफ़ी गालियाँ देते हैं, काफ़ी कोसते हैं, और आखिर में वहाँ से शाम में चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद वो आके जब देखते हो झाड़ मरा हुआ होता है। मतलब इमोशंस पेड़ को भी समझ में आते हैं। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च है, उतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है डिस्कशन में, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इंसान पे भी, एनिमल के ऊपर भी सारे चीज़ों के एविडेंस और साइंटिफिकल बेस अवेलेबल है कि इमोशन कितना इम्पैक्ट इंसान के ऊपर करता है। तो इमोशंस बहुत ही ज़रूरी होते हैं बच्चे को डेवलप करने के लिए, उसके लाइफ में उसे ग्रो करने के लिए। एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने ऐसा कहा था, दे फॉरगेट व्हाट यू सेड बट दे विल नॉट फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। इसका मतलब ये होता है कि आप बच्चे से जिस तरीके से बात कर रहे हो वो बच्चा उसे भूल सकता है, लेकिन किस तरीके से कहा वो बच्चा कभी नहीं भूलता। फॉर एग्जाम्पल, हम बड़े हैं, एज अ पेरेंट मम्मी पापा के भी झगड़े होते हैं, तो पापा ने जिस तरीके से बात की मम्मी के साथ में, तो कभी कभार मम्मी वो बातें भूल भी जाती है, लेकिन जिस तरीके से कही थी वो बात कभी नहीं भूलता। या फिर हम बड़े भी, अगर हमें से बॉस ने किसी तरीके से बात की होगी या फिर कोई कलीग ने बात की, कोई फ्रेंड ने बात की, तो उसने जो बात की हम कुछ सालों के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से बात की हम कभी नहीं भूलते। तो वो तो बच्चे हैं, उनके दिमाग में तो वो स्पंज की तरह होते हैं, हम जो कुछ भी कहेंगे वो खींचते रहते हैं, सोखते रहते हैं, राइट। तो इसलिए तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशन कनेक्शन के अंदर,
इमोशन को समझना और उसे फील करना और उसे फील करवाना बच्चों को अच्छे तरीके से। इसीलिए पेरेंटिंग में इमोशन की कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को इमोशन को समझना है और उसके फीलिंग्स को वैलिडेट करना है ताकि इमोशनल कनेक्शन अच्छा बना रहे। तो जो पेरेंट्स इमोशनल कनेक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए क्या होता है ना, पेरेंट ज़्यादातर है ना बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस या फिर उसके अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि इमोशनल कनेक्शन के ऊपर। देखो बच्चा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप मार्क्स और परसेंटेज के ऊपर जज कर सके। वो एक बच्चा है, वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, उसे समझना चाहिए, उसके इमोशंस को समझना चाहिए और इसके इमोशन को समझ के हमें डील करनी चाहिए और इमोशंस को और एम्पैथी को प्रायोरिटी बनानी चाहिए कि सबसे प्रायोरिटी चीज़ ये होनी चाहिए कि बच्चे को समझने से पहले बच्चे के इमोशंस को समझो, उसकी जो सिचुएशन उन्होंने जो बिहेव किया है उसको समझने से पहले हमें बच्चे के इमोशंस को समझना चाहिए। इमोशनल कनेक्शन डेवलप होगा। नहीं तो आप देख ही रहे हो कि आजकल ओल्ड एज होम जो है वो कितने बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि जब बच्चे छोटे होते तो हम उनके इमोशन को समझ नहीं पाते और जब फिर वो बड़े हो जाते तो वो हमारे इमोशन को समझ नहीं पाते। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जैसे घर के अंदर होता है कि कोई नई बहू आती है तो पहले 8-10 साल सास उसके ऊपर हुक्म चलाती है, लेकिन जब सास थक जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तब बहू के हाथ में पूरी अथॉरिटी और पावर आ जाती है और उस वक्त वो जिस तरीके से सास ने उसके साथ बिहेव किया था सेम चीज़ वो भी करना चाहती है, तो वो भी सास के साथ में उसी तरीके से बिहेव करती है। फिर लोग कहते हैं कि सास अच्छी थी, बहू बुरी है, तो ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से हम ट्रीट करेंगे वैसा हमको रिजल्ट मिलेगा। सेम चीज़ बच्चे में, बड़े होकर भी हम ये चीज़ करते हैं तो बच्चे ही है तो वो तो ये चीज़ करेंगे, तो इसलिए उनके साथ अच्छे तरीके से हम इमोशनल बाउंडिंग बनाएंगे तो बड़े होने के बाद ओल्ड एज होम जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना है, बच्चों के साथ इमोशनल बाउंडिंग, इमोशनल कनेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करना। और जो मैंने कहा था पेरेंटिंग स्टाइल का चौथा चरण जो था निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, ये उसी का नतीजा है। अगर हम बाउंडिंग इमोशनल कनेक्शन नहीं रखेंगे तो निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग में चले जाते हैं। और निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग का एक पॉइंट है जिसमें पेरेंट्स बच्चों के से दूर जाते हैं, इमोशनल कनेक्टेड नहीं रहते, राइट। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई आपने। शायद ही आजकल कोई पेरेंट इस बारे में सोचता होगा एंड आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की वो हमारे ऑडियंस को फ़ायदा दे। आप हमें ये बताइए लव एंड डिसिप्लिन को कैसे बैलेंस करें? लव एंड डिसिप्लिन दोनों को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है ना, जनरली जब हम लव करने जाते हैं बच्चों को तो डिसिप्लिन थोड़ा दूर चला जाता है और डिसिप्लिन करने जाएंगे तो लव दूर चला जाता है। अगर हम सिर्फ लव ही करते रहेंगे, बच्चों को प्यार ही करते रहेंगे तो बच्चे गैर जिम्मेदार बनेंगे और हम सिर्फ डिसिप्लिन लगाएंगे तो बच्चे के अंदर इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा। इसलिए इन दोनों का बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो करके हम बच्चे के अंदर दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। तो नंबर 1 हमें क्या करना चाहिए, बच्चे के अंदर 70% लव हो और 30% डिसिप्लिन को देना चाहिए। अगर हम 50-50 भी करेंगे तो बैलेंस नहीं बनेगा, कि लव ज़्यादा होना चाहिए, प्यार ज़्यादा होना चाहिए बच्चे के लिए और डिसिप्लिन उसकी मात्रा में थोड़ा कम होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि 70% लव, 30% डिसिप्लिन। सेकेंड थिंग है, डिसिप्लिन जो है ये सख्ती से फोर्सफुली ना हो, ये अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए। जैसे बच्चे को समझ के उसे डिसिप्लिन लगाना है, ना कि फोर्सफुली। अगर फोर्सफुली करेंगे तो बच्चा सुनेगा नहीं, राइट। तो प्यार मोहब्बत से अंडरस्टैंडिंग करके हमें बच्चों को डिसिप्लिन लगाना है। तीसरा पॉइंट ये है कि सेट अ क्लियर रूल्स। हमें क्या करना है, रूल को क्लियर सेट करना है कि हम हमारे घर में क्या चीज़ करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मम्मी पापा बैठ के पूरी फैमिली हमें कुछ रूल्स बनाने हैं ताकि बच्चे का लव और डिसिप्लिन दोनों भी बैलेंस रहे। तो वो रूल क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब क्या, कि जैसे हम उन्हें बता रहे हैं वो चीज़ हमें भी फॉलो करनी है, राइट। तो दोनों अगर वो चीज़ फॉलो करते होंगे तो बच्चे के अंदर लव और डिसिप्लिन डेवलप करने के अच्छा फायदा होगा। फोर्थ थिंग्स ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि बच्चों के इमोशन को अंडरस्टैंड करना है, कि बच्चा क्या फील कर रहा है उसे समझना है और उस तरीके से डिसिप्लिन के रूल बनाने हैं। प्यार भरी अनुशासन टेक्निक अपनाएं। मीन्स व्हाट, कि जो भी हम रूल्स लगाना चाहते हैं या फिर जो भी डिसिप्लिन लगाना चाहते हैं वो प्यार भरे हो, ना कि एग्रेसिव या फिर बच्चा उससे इमोशनल दूर चला जाए। तो ऐसे प्यार भरे डिसिप्लिन हमें बनाने हैं। 6 पॉइंट ये है कि खुद एक रोल मॉडल बने। हमें क्या करना है, बच्चों के साथ में जो भी हमने रूल सेट किए हुए घर के अंदर रूल और डिसिप्लिन के हिसाब से, तो उसे हमें भी उसी तरीके से उस चीज़ों को डिसिप्लिन में रखना है। हमें भी वो चीज़ करनी है ताकि बच्चे हमें देख के ही सीखने वाले हैं, राइट। तो ये चीज़ करनी है। उसके बाद 7 पॉइंट आता है, प्यार दिखाने के तरीके को हमें बदलना चाहिए। मीन्स व्हाट, कि प्यार दिखाने के तरीके बहुत सारे तरीके हैं, राइट। जनरली हम क्या करते हैं, बच्चा अगर कुछ करे तो उसे चॉकलेट देंगे,
या फिर उसे हक करेंगे, उसे किस करेंगे, या फिर उसे अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेड करें तो मूवी देखने लेके जाएंगे, या फिर होटलिंग करेंगे। ये 5-6 चीज़ें छोड़ के इसके अलावा हम कुछ चौथा पाँचवा करते हैं नहीं। तो हमें क्या करना है कि बहुत सारे छोटे छोटे इमोशंस के पॉइंट्स ढूंढने जहाँ पे हम बच्चे को प्यार शो करें, जहाँ पे हम बच्चे को इमोशंस को कनेक्ट हो सके। ऐसे अलग अलग एरियाज में हमें वो ढूंढना है और वो ढूंढ के वहाँ पे हमें प्यार शो करना है, ताकि बच्चे का और हमारा बॉन्डिंग अच्छा बने और वो लव और डिसिप्लिन दोनों का बैलेंस मेंटेन हो। और 8वां पॉइंट ये है कि गलती होने पर भी प्यार बनाए रखें। मीन्स व्हाट, कि बच्चे तो गलती करेंगे क्योंकि बच्चे ही हैं, लेकिन उसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि प्यार को बरकरार रखना है। हमें प्यार को दूर कर, मतलब गलती किया तो प्यार रह गया बाजू में और 2 थप्पड़ लगा दे, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, प्यार को मेंटेन रखना है। इसलिए हमें बहुत पेशेंस रहना पड़ेगा, हमें बहुत पेशेंस खुद को सीखना पड़ेगा कि बच्चे को हैंडल करने के लिए पेशेंस कैसे डेवलप करें, राइट। और पेशेंस डेवलप करके हमें बच्चा जो भी रिएक्ट कर रहा है उसे हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्स देना है। उसके हर एक एक्शन को विदाउट रिएक्शन हमें क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये चीज़ हम करना सीख जाएंगे तो बच्चे के इमोशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और लव और डिसिप्लिन में अच्छा बैलेंस बना सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज़ है और वो है एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी कहना चाह रहा है उसे हम एक्टिवली सुने, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारी बात सुने, लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते। जब हम उसकी बात सुनेंगे तो वो भी हमारी बात सुनेगा। इसलिए एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो कुछ भी कह रहा है उसके पीछे के इमोशंस क्या है ये हमें समझना जरूरी है, ताकि हम क्या करते, बात सुन लेते, लेकिन हाँ सुना क्या है समझ में नहीं आता। लेकिन उसके इमोशन को अगर हम समझ में लेंगे कि वो कहना एक्चुअली क्या चाह रहा था, तो उसे सही तरीके से हम एम्पैथी शो कर पाएंगे। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड है, तो बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से दूर कैसे करें? आजकल के पेरेंट का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि बच्चे के मोबाइल के एडिक्शन को दूर कैसा करें, क्योंकि मोबाइल जो है आज के पेरेंट्स की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। और इस चुनौती को अगर हम सही वक्त में समझकर दूर नहीं करेंगे, इस चैलेंज को अगर हम समझ के दूर नहीं करेंगे, तो इसका जो इम्पैक्ट है ये लॉन्ग टर्म के लिए बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर, उसके मेंटेलिटी के ऊपर, उसके पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके जो सोशल जो कल्चर है उसके ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर उसके इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। इस एडिक्शन से निकलने के काफ़ी रास्ते हैं। जैसे कि नंबर 1 है, मोबाइल इमीडिएट बच्चे से दूर ना करें, उसे धीरे धीरे दूर करना चाहिए। अगर किसी चीज़ का एडिक्शन किसी बंदे को हुआ है और इमीडिएट अगर वो चीज़ उससे दूर जाती है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसके बारे में हमें क्या करना है, तो हमको सबसे पहले उसका जो टाइम है, जो स्क्रीन टाइम, मान लो 1 घंटा 1.5 घंटा उसका स्क्रीन टाइम है, तो 1.5 घंटा का उसका स्क्रीन टाइम है, तो पहले 5 मिनट थोड़ा कम करें, फिर 10 मिनट कम करें, फिर 20 मिनट, ऐसे धीरे 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 बच्चे को उस जोन में से हमें बाहर निकालना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, घर में हमेशा नो मोबाइल जोन बनाए। मीन्स व्हाट, कि घर के अंदर ऐसा कोई एरिया हो कि जहां पर हम बिल्कुल भी मोबाइल नहीं लाएंगे। फॉर एग्जांपल डाइनिंग टेबल, जब हम खाने को साथ में बैठ रहे हैं तो बिल्कुल भी वहां पे मोबाइल नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा किसी का भी नहीं, मोबाइल को एक साइड में रख देंगे और हंस के खेल के खाने का मजा लेंगे, एंजॉय करेंगे। या फिर हमारे बेडरूम में जहाँ पे हम सोने जा रहे हैं, अक्सर पेरेंट क्या करते हैं, सोते वक्त मोबाइल स्क्रोलिंग करते रहते हैं। हम हमारे फीलिंग्स के हिसाब से वो चीजें देखते रहते हैं जो हमें पसंद है, लेकिन सेम वे में बच्चा हमारे पास आके सोकर वो भी वही चीज देख रहा है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या सही देख रहे हैं या गलत देख रहे हैं। तो बच्चा भी वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो हमें क्या कर रहे हैं, उस जगह पे भी जब हम सो रहे हैं, जैसे स्टडी टेबल भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा डाइनिंग टेबल भी है, या फिर बेड भी है, ऐसे अलग अलग जगह पे हम डिसाइड करके ये चीज बना, घर में रूल बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि बच्चों को फन एक्टिविटी के लिए अलग अलग ऑप्शन देना चाहिए। जैसे उनके लिए सिर्फ मोबाइल ही फन हो गया आजकल, तो उसके जगह पे हम फुटबॉल है, क्रिकेट है, या फिर घर में बैठे हुए बहुत सारे इंडोर गेम्स हो गए थे, चेस है, कैरम है, या फिर दूसरे ऑप्शन है, बैडमिंटन हम उसके साथ में खेल सकते हैं, जिससे बच्चे को फन मिले। आज बच्चा फन नहीं मिल रहा बाहर आउटडोर गेम के लिए, इसलिए क्या कर रहा है, मोबाइल में फन ढूंढ रहा है। तो हमें क्या करना है, फन के लिए अलग अलग ऑप्शंस उसे देने, कि भाई तू आज कैरम खेलना है या चेस खेलना है या फिर बैडमिंटन खेलेंगे, वो उसे चॉइस करने दो। वो कहेगा पापा बैडमिंटन खेलते हैं, तो उसके साथ में जाके 20 मिनट 30 मिनट बाहर जाके बैडमिंटन करो, ताकि उसे वो मजा मिले। उसको जो खेलने के बाद जो उसका डोपामिन रिलीज होगा, जिससे उससे खुशी मिलती है, तो फिर वो बच्चा क्या होगा, इमोशनल कनेक्टेड होगा और मोबाइल से धीरे धीरे दूर चला जाएगा। चौथा पॉइंट है, मोबाइल को रिवॉर्ड करके यूज मत करें। अक्सर मैं देखता हूँ कि पेरेंट क्या करते हैं, बच्चे को मोबाइल ये रिवॉर्ड करके देते हैं। मीन्स व्हाट, कि तू अगर खाना खाएगा तो मोबाइल देंगे, तू अगर पढ़ाई करेगा तो मोबाइल देंगे, तू अगर हमारी बात सुनेगा तो मोबाइल देंगे, तू बाहर से ये चीज़ लेके आएगा तो मोबाइल देंगे। तो हर एक चीज़ के लिए मोबाइल अवार्ड बना के रखा है, मोबाइल रिवॉर्ड बना के रखा है। तो अवार्ड रिवॉर्ड मोबाइल को ना बनाए, ठीक है, उसके जगह पे आप दूसरी चीजें अल्टरनेट दे सकते हो। तो इस चीज की वजह से भी बच्चे क्या होते हैं, मोबाइल की तरफ एडिक्ट ज्यादा हो रहे हैं। वो मोबाइल के लिए काम कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा। फिर जब आप मोबाइल नहीं दोगे तो आपकी बात भी नहीं सुनेगा और काम भी नहीं करेगा। इसलिए क्या करना है, हमें मोबाइल को
रिवॉर्ड नहीं बनाना है। उसके बाद पांचवी चीज है स्मार्ट ऐप का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर काफी स्मार्ट ऐप्स हैं, जैसे कि जिसके अंदर वो मोबाइल में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। चाइल्ड का एक ऐप आता है, चाइल्ड का यूट्यूब चैनल भी है जो चिल्ड्रंस के लिए सिर्फ है, हम वो चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं। लॉक बहुत सारे ऐप्स के लिए आते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं ताकि हमें बच्चों को क्या शो करना है क्या नहीं करना है ये उससे हम बता सकते हैं। तो ऐप्स का मैक्सिमम ऐप यूज कर सकते हो ताकि बच्चों को सही तरीके से मोबाइल से क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है हमारे हाथ में, क्योंकि यूट्यूब या फिर बाकी चीज़ें जो है जो कुछ भी उसके ऊपर दिया गया है वो जैसे स्क्रॉल करेंगे वो आता ही रहेगा, राइट। इसलिए हमें क्या करना है कि बच्चों को मोबाइल देते वक्त स्मार्ट ऐप्स का यूज करना है। इसके बाद आता है छठा पॉइंट, वो ये है कि पेरेंट ने खुद मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब क्या होता है कि हम बच्चों को एक चीज बताते हैं ये नहीं देखना वो नहीं देखना और इनडायरेक्टली हम देखते रहते हैं। हमारा जितना बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं है उससे ज्यादा बच्चे का हमारे ऊपर कंसंट्रेशन होता है। वो हर चीज नोटिस करता है कि पापा आप क्या देख रहे हैं, मम्मी आप क्या देख रही है, कौन से समय में हम कौन से सीरियल देख रहे हैं, कौन सा मूवी देख रहे हैं, कौन सी चीज देख रहे हैं, बच्चों को सब पता है, राइट। तो हमें क्या करना है कि उनके सामने ऐसा प्रेजेंट होना है, उनके सामने ऐसा रोल मॉडल बनना है ताकि हम जिस तरीके से मोबाइल का यूज करें वो भी उस तरीके यूज करें। मान लो हम उसे कह रहे हैं कि 10 मिनट मोबाइल यूज कर और हम खुद 2 घंटे यूज कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, आप तो कर रहे हो और हमें करने नहीं देते, राइट। तो इससे क्या होगा कि बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, मोबाइल से दूर नहीं होंगे, तो उनको पता चलेगा मेरे से इंपॉर्टेंट मोबाइल है, राइट। मोबाइल बहुत जरूरी है। तो फिर घर के अंदर भी घर वालों से इंपॉर्टेंट मेरे लिए मोबाइल ही है, घर वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना है उसके सामने हम भी इस तरीके से बिहेव करें ताकि वो भी मोबाइल का उतना ही यूज करे जितना हम कर रहे हैं। उसके बाद 7 पॉइंट आता है, वो है कम्युनिकेट डोंट कमांड। मतलब बच्चों के साथ क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, कमांड नहीं करनी है। अक्सर मैं मेरे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में लोगों को कहता हूँ कि भाई एक 10 या 20 लाइन का आप एक ड्राफ्ट बनाओ, एक लिखो कि जिसके अंदर आप बच्चों को विदाउट कमांड कुछ बात कर रहे हो। तो काफ़ी पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं कि जनरली हम क्या कहते हैं, पढ़ाई किया, खाना खाया, ये किया, वो किया, कपड़े पहने, ब्रश किया, नहाया धोया, जो कुछ भी है सिर्फ ये चीज़ पूछते रहते, कमांड देते रहते, फिर ये कर वो कर, एला ये लेके आ वो लेके आ, राइट। क्वेश्चन आंसर में हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो एक्चुअली क्वेश्चन आंसर है, कम्युनिकेशन है नहीं, राइट। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर वे पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ डिमांड और कमांड होनी चाहिए, राइट। 8वां पॉइंट ये है कि मोबाइल की जगह पे फैमिली टाइम बढ़ाएं। मतलब मोबाइल को अगर हम 2 घंटे दे रहे हैं तो उसके जगह पे हम फैमिली टाइम बिता सकते हैं, है ना। जैसे शाम के वक्त में काफी समय हमारे पास होता है, सारे काम वाम करके हम जब घर में बैठते हैं तो उस वक्त हम बच्चों के साथ बैठे, उनसे डिस्कस करें स्कूल में क्या हुआ या फिर घर में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ। हम एक दूसरे से हमारे सोच जो है वो शेयर कर सकते हैं या फिर कुछ बुक्स पढ़ के सुना सकते हैं, स्टोरीज सुना सकते हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए, राइट। लेकिन हमें पहले इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और वो चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। और हमें क्या करना है कि बच्चों के साथ में मैक्सिमम फैमिली टाइम बिताना है ताकि बच्चों को फैमिली की वैल्यू समझे और वो भी जब बड़ा हो और हम भी जब बूढ़े हो जाए तो वो भी हमारे साथ वक्त बिताए। उसके बाद 9th पॉइंट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है W2D प्लान, मींस वीकली डिजिटल डिस्ट्रॉय प्लान। मींस व्हाट कि हफ्ते में से एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी मोबाइल ना देखे। फॉर एग्जांपल संडे है, मम्मी पापा है, दादाजी है, घर में सब लोग है, तो सब मिलके एंजॉय करे, कहाँ घूमने जाए, मूवी देखे, खाना खाए, साथ में गपचप लड़ाए, गार्डन जाए, कुछ भी करे। उस दिन एक दिन ऐसा हो, 6 दिन तो हम काम कर ही रहे हैं, 6 दिन मोबाइल यूज ही कर रहे हैं, डायरेक्ट उसे लॉकर में रख दो, साइड में रख दो या फिर स्टेटस आपका रख दो कि भाई जो कुछ भी काम हो मंडे में बात करेंगे, ताकि क्या हो कि बच्चों को भी समझ में आएगा कि पापा फैमिली को बहुत वैल्यू देते हैं, मम्मी हमें बहुत वैल्यू देती है, पापा हमें बहुत वैल्यू देते हैं। ताकि होगा क्या कि बच्चा जब बड़ा होगा तो वो भी हमें वैल्यू देगा। तो ये 9 पॉइंट यूज करके हम बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से दूर कर सकते हैं।